नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे हम आप लोगों को समाजशास्त्र विषय को पढ़ाते हैं। अ, उसके बाद समाजशास्त्र से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो पेपर होते हैं उसके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कराते हैं। तो आज मैं डिस्क्रिप्टिव क्लास न लेकर के मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यह भी बहुत जरूरी होता है दोस्तों कि परीक्षाओं में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ये पता चलता है। इसलिए और विभिन्न परीक्षाओं में ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं इस फॉर्मेट में ज़्यादातर क्वेश्चन ये है कि जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उसको ध्यान में रख करके ये नए प्रश्न हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बहुत नए प्रश्न होंगे, नए प्रश्न हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, नए प्रश्न हैं जो आपको विभिन्न परीक्षाओं में न के बराबर देखने को मिलेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट, वैसे तो मैंने बहुत से प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, कम से कम 60 और प्रैक्टिस सेट है। तो ये जो यूजीसी नेट जेआरएफ और जीडीसी के नाम से सीरीज चला रहा हूँ, इसमें ये 13वां वीडियो है। जबकि ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपरों को, पीजीटी का भी मैंने पेपर सॉल्व कराया हुआ है आयोग के आंसर के आधार पे, और तमाम तरीके जो भी एथेंटिक आंसर होते हैं दोस्तों, जो आयोग के आंसर गलत भी हैं उसको भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के पास शेयर करें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। नए प्रश्न है दोस्तों, तो मजे आएंगे इसमें पढ़ने में। पूछा है, वह प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु, यानी छोटे बच्चे की बात कर रहा है, धीरे धीरे क्या होता है, आत्मबोध होता है और संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करता है, कौशल प्राप्त होता है, उसके जन्म, जिसमें उसका जन्म हुआ है, तो उसे क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को पूछा है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विकल्प में है पुनः सामाजिकरण। तो पुनः सामाजिकरण आप लोग जानते होंगे कि जो भी व्यक्ति ने कुछ सीखा हुआ है वह समाज के अकॉर्डिंग ना हो करके यदि गलत व्यवहार है तो उस गलत व्यवहार को भूला करके नए व्यवहार को सीखना पुनः सामाजिकरण कहा जाता है। जैसे अपराधियों द्वारा जो व्यवहार किए जाते हैं तो उन्हें जेल में रख करके पुराने व्यवहार को भुला करके नए व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो वह पुनः सामाजिकरण। या किसी दूसरे संस्कृति में जाके बस जाते हैं तो अपनी संस्कृति को भूल करके दूसरी संस्कृति को अपनाना भी क्या कहलाता है? पुनः सामाजिकरण। तो यहाँ पे ये नहीं कहा है कि संस्कृति को भुला करके, क्योंकि अपनी संस्कृति को सीख रहा है तो यह तो नहीं होगा। दूसरी चर्चा कर रहा है सामाजिक स्थिति। तो सामाजिक स्थिति, जब समाज में कोई पद या प्रतिष्ठा मिली होगी तो उसे, यहाँ पे कह रहा है सीखने की बात कर रहा है, आत्मबोध की बात कर रहा है, तो सामाजिक स्थिति भी नहीं होगा। सामाजिकरण, तो ये बात सही है कि कोई असहाय शिशु यानी बच्चा कोई भी समाज के नियम कानून व्यवहारों को सीखता है, अपने समाज के नियम कानून व्यवहारों को सीखता है, तो उसे सामाजिकरण कहा जाता है। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ का आदान प्रदान भी नहीं होगा, क्योंकि यह सामाजिकरण के एक भाग के रूप में आ जाएगा, न कि यह सामाजिकरण है। तो सी विकल्प क्या होगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक को मैंने डिटेल से पढ़ाया है। सामाजिकरण के सामाजिक क्या है, परिवर्तन के संदर्भ में सिद्धांत है। उसके बाद सामाजिक विकास के सिद्धांत में मैंने इसको बताया है संज्ञानात्मक विकास, जो सामाजिकरण के भाग के अंतर्गत ही आता है। संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा, अवस्थाएं जो सामाजिकरण से संबंधित हों उसकी प्रस्थापना निम्नलिखित द्वारा की गई। यह हमारे संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा किसने दिया है? तो आप लोग जान लीजिए, सामाजिकरण की एक मैंने डिटेल वीडियो पढ़ाया हुआ है। उसमें मीर की अवधारणा, फ्रायड की अवधारणा, कूले की अवधारणा और पियाजे की अवधारणा, सब के बारे में मैंने बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को न देखा हो तो जाकर के देख लीजिएगा। सामाजिकरण के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें देखेंगे तो इन सभी विद्वानों का डिटेल से मैंने पढ़ाया हुआ है। संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा जो है वह ज्ञान पियाजे महोदय की है, जबकि आप कहेंगे
आई और मी की अवधारणा मीड की है। ईगो सुपर ईगो की बात करेंगे तो फ्रायड की है। आत्मदर्पण का सिद्धांत लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी जो है कूले महोदय की है। तो इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने सामाजिकरण के नाम से पढ़ाया है, आप लोग उस पर जाकर के देख सकते हैं कि आत्म सेल्फ लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी क्या है, या आई और मी का सिद्धांत क्या है। इसी में आई मी में जनरलाइज अदर और स्पेसिफिक अदर की बात किया हुआ है, तो उसमें डिटेल में मैंने बनाया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, मैच द कॉलम है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों, कभी कभी ऐसे ही किताबें भी पूछ ली जाती हैं। दुर्खिम का जो है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इसमें उन्होंने बताया कि जैसे जैसे समाज में जनघनत्व बढ़ता है उसी प्रकार से क्या हो जाता है, डिवीजन मतलब श्रम विभाजन भी बढ़ता जाता है। इस संदर्भ में अवधारणाएं जो है इमाइल दुर्खिम महोदय ने दिया है। मैक्स वेबर की बात करेंगे तो यह है रिलीजन ऑफ इंडिया पुस्तक जो है मैक्स वेबर महोदय की है। बोमैन की बात करेंगे तो इनकी पुस्तक है द लिक्विड लव। और पार्सन्स की बात करेंगे तो आप लोग जानते होंगे कि द सोशल सिस्टम बुक है, इसमें इन्होंने सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से 3 4 2 1 3 4 2 1 जो है बी विकल्प में है, तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने अगर लाइक न किया हो तो लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप के और डिटेल वीडियो भी इस पे आते रहते हैं, तो जैसे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, सामाजिक स्तरीकरण की प्रणाली में सामाजिक पद कुछ गुणों पर आधारित हो सकते हैं। यानी समाज में किसी व्यक्ति को कोई भी पद मिला हुआ है, वह किस पे आधारित होता है, तो वंशानुगत हो या सामाजिक रूप से निर्मित हो, यह भी हो सकता है। तो यह पूछा हुआ है इसमें से कौन सबसे अच्छा है, ये पूछा है। आरोपित हो सकता है, अधिग्रहित भी हो सकता है, ये भी सही है। अधिग्रहित भी हो सकता है, सामाजिक रूप से निर्मित भी हो सकता है, यह भी सही है। किंतु यहाँ पे देखिए इन तीनों को मिला कर दिया है आरोपित। आरोपित मतलब यहाँ पे लिखना हो तो लिख सकते हैं आप लोग प्रदत्त, और अधिग्रहित का मतलब हो सकता है ये अर्जित, और निर्मित मतलब समाज द्वारा जो निर्मित किया गया है। तो ये तीनों चीजें इस विकल्प में है, डी विकल्प में है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समाज में जो किसी भी व्यक्ति को कोई जो पद मिला होता है वह हो सकता है आरोपित, यानी उसको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता आया हो, यानी वंशावली के रूप में मिल सकता है, जैसे जाति व्यवस्था। और उसके बाद हो सकता है अर्जित व्यवस्था, यानी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो व्यक्ति अपनी मेहनत से प्राप्त करता है, वो अधिग्रहित या अर्जित व्यवस्था में आएगा। समाज ने उसे कुछ ऐसे पद है जो निर्मित किए हैं और उसको वह पद दे दिया है, तो वह निर्मित व्यवस्था के अंतर्गत आएगा। तो यह जो है डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सामाजिक स्थिति में से कौन सा सही है, ये पूछा है। नीचे कुछ सामाजिक स्थितियां दी हुई हैं, ये पूछा है किसमें से कौन सही है। ध्यान रखिएगा, जाति, लिंग और निर्जातीय समूह सभी क्या है, जैविकी निर्धारित हैं। तो ये बात गलत है, क्योंकि जाति क्या है, यह सामाजिक है, समाज ने बनाया हुआ है। लिंग, लिंग के लिए दोस्तों दो शब्द का प्रयोग होता है, एक होता है जेंडर। तो मैं ये इसमें मैंने इंग्लिश वर्जन लिखा नहीं है दोस्तों, तो इतना जान लीजिएगा ये प्रयोग किया गया है जेंडर। यदि जेंडर लिख के आया हुआ तो ये मान लीजिएगा क्या है, सामाजिक है। समाज ने स्त्री पुरुष के बीच के जो भेद है वो बनाया हुआ है, उसके लिए जेंडर शब्द का प्रयोग करके आता है। और जो ईश्वरीय प्रदत्त है, यानी शारीरिक भिन्नता स्त्री और पुरुष के बीच में देखा जाता है, उसे जैविकी बोला जाता है। तो यह सामाजिक है। निर्जातीय समूह जो होता है यह क्या होता है, यह जैविकी होता है दोस्तों।
सॉरी दोस्तों, निर्जाति के लिए बात करेंगे तो यह भी समाज द्वारा जो है बनाया गया है, मतलब गोरा और काला शारीरिक रूप से जो बनाया गया हुआ भाग है, तो यह भी क्या है, सामाजिक है, इसलिए यह जैविकी नहीं होगा, यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जाति जैविकी है, तो जात को मैंने पहले ही बता दिया कि यह सामाजिक है, तो पहला विकल्प ऐसे ही गलत हो जाएगा। लिंग जैविकी है, यह इसके लिए भी मैंने बताया कि लिंग क्या है, सामाजिक है, तो यह भी गलत हो जाएगा। जाति सामाजिक, लिंग सामाजिक और निर्जातीय समूह क्या है, सामाजिक, तब सांस्कृतिक निर्धारित होते हैं, तो इसका मतलब सामाजिक या सांस्कृतिक निर्धारित, तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए दोस्तों, जाति तो समाज द्वारा बनाया गया हुआ है, यह जैविक रूप से नहीं है, ये सामाजिक रूप से निर्मित है। निर्जाति भी क्या है, जैविक नहीं है, ये समाज द्वारा निर्मित किया गया है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, किसी के बाल है, तो ये प्रजातियों का विभाजन समाज ने बनाया हुआ है, तो यह भी जैविक में नहीं आएगा। लिंग पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं दोस्तों, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, लिंग के लिए हमेशा दो, इंग्लिश में दो शब्द यूज किए जाते हैं, एक शब्द होता है जेंडर, एक शब्द होता है सेक्स। जहां पे जेंडर का प्रयोग किया हुआ है, तो यह जान लीजिएगा, स्त्री पुरुष के बीच जो सामाजिक भेद होता है उसके लिए जेंडर शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्त्री और पुरुष के लिए जो शारीरिक अंतर होता है, जो बायोलॉजिकल अंतर होता है, उसके लिए सेक्स शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जाति, लिंग और निर्जाति जो है सामाजिक सांस्कृतिक निर्धारक कहे जाएंगे, तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, मार्क्स और डेहरनडार्फ के अनुसार एक सामाजिक समूह असमान वर्ग स्थिति का निर्धारण निम्नलिखित में से किस रूप और सीमा तक किया जाता है जिस पर उसका नियंत्रण होता है। ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स और डेहरनडार्फ दोनों जो है वर्ग संघर्ष सिद्धांतवादी हैं, और मार्क्स जो है वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, और डेहरनडार्फ जो है सत्ता संघर्ष की बात करते हैं। तो वर्ग का निर्धारण किसके आधार पे होता है, तो ये होता है आर्थिक आधार पे। सत्ता का निर्धारण जो होता है वो होता है राजनीतिक आधार पे। तो आर्थिक और राजनीतिक की बात की जाएगी, तो इसमें आर्थिक और राजनीतिक की बात जो है कार्ल मार्क्स और डेहरनडार्फ महोदय करते हैं, तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, शायद आप लोग समझ ना पाए हों, तो मैं बार बार दोहरा दे रहा हूं, क्योंकि ऐसे प्रश्न आए तो बन जाए, थोड़ा कठिन प्रश्न होते हैं इसमें। ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, और डेहरनडार्फ सत्ता के असमान वितरण के कारण बताते हैं कि समाज में संघर्ष देखने को मिलता है। और वर्ग के निर्धारण के लिए इन्होंने आर्थिक कारक को महत्वपूर्ण माना है। तो आर्थिक, कार्ल मार्क्स आर्थिक की बात कर रहे हैं, तो क्रमशः दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, क्रमशः आर्थिक और सांस्कृतिक। तो सांस्कृतिक की बात जो है डेहरनडार्फ महोदय नहीं करते, क्रमशः सांस्कृतिक, तो सांस्कृतिक की बात जो है कार्ल मार्क्स महोदय नहीं करते, आर्थिक की बात जो है डेहरनडार्फ महोदय नहीं करते, और यहां पे क्रमशः दिया है आर्थिक। तो आर्थिक आधार पे वर्ग का निर्माण कौन बताता है, कार्ल मार्क्स बताते हैं, और बताते हैं कि इसके माध्यम से क्या होता है, वर्ग संघर्ष देखने को मिलता है। राजनीतिक आधार पे सत्ता का असमान वितरण देखने को मिलता है, और सत्ता के असमान वितरण का संघर्ष होता है, ये जो है राल्फ डेहरन महोदय मानते हैं। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किस समाजशास्त्री ने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्ग का विश्लेषण किया है। बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों। विकल्प में है मैक्स वेबर, जे गोल्डथॉर्पे, इमाइल दुर्खिम, टी पार्सन्स। तो आप लोग सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि मैक्स वेबर ने बाजार और संपत्ति के आधार पे तीन प्रकार के वर्गों की चर्चा करते हैं, सॉरी, तीन प्रकार की व्यवस्था की वर्ग की बात करते हैं। एक है क्लास, अगली है स्टेटस,
और दूसरा पावर या पार्टी की भी बात करते हैं दोस्तों, ये या पार्टी भी लिख के आता है। तो ये बात करते हैं बाजार और संपत्ति स्थिति के आधार पर क्लास की बात कौन करता है, तो मैक्स वेबर महोदय करते हैं। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 8वां प्रश्न है, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के परासर पारेषण जिसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसमिशन को समाजशास्त्र की शब्दावली में कहा जाता है। कह रहे हैं कि एक संस्कृति के तत्व दूसरी संस्कृति में पारेषण यानी फैलाव को क्या कहा जाता है। तो समाजशास्त्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा पर संस्कृतिकरण जिसको कहा जाता है एकल्चरेशन। इसमें क्या होता है, एक संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति के तत्वों को क्या करते हैं, अपनाते हैं। तो यह जो है पारेषण नहीं कहा जाता इसमें, क्योंकि कुछ ही तत्वों को अपनाया जाता है। विस्तारण जिसको डिफ्यूजनिस्ट बोला जाता है, संस्कृति के प्रसारवादी सिद्धांत यह है, जिसे बोला जाता है संस्कृति का प्रसारवाद। प्रसारवादी सिद्धांत स्मिथ, पेरी आदि तमाम तरीके के विद्वान हैं जो इसके समर्थक हैं। तो ये पूछ रहा है एक संस्कृति के दूसरे संस्कृति में फैलाव जो होता है उसको विस्तारण कहा जाता है। सात्मीकरण के बारे में भी चर्चा हुई है, एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है कि जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति में जाकर के बसती है और उसमें समाहित हो जाती है, यानी कि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति में पूरी तरीके से समायोजित कर ली जाती है, तो उसे आत्मसात्मीकरण कहा जाता है, एसिमुलेशन। और संस्कृतिकरण अनकल्चराइजेशन का मतलब ये होता है कि अपनी संस्कृति को सीखने की प्रक्रिया। ध्यान रखिएगा, संस्कृतिकरण के लिए दो शब्द प्रयोग होते हैं, एक होता है संस्कृताइजेशन। अगर संस्कृताइजेशन की बात करेंगे तो आप चले जाएंगे इसमें एम.एन. श्रीनिवास महोदय की अवधारणा। यहाँ पे संस्कृतिकरण अनकल्चराइजेशन की बात करेंगे तो ये आ जाएगा आपका अपनी संस्कृति के तत्वों को सीखने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो संस्कृतिकरण। तो ये जो है इस प्रकार से इस विकल्प में जो हो जाएगा बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उद्विकास क्रम का चक्रीय सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, उद्विकास क्रम का चक्रीय सिद्धांत यानी कि परिवर्तन कैसा होगा, एक सीधी रेखा में ऐसे चलते हुए आएगा और फिर क्या होगा, वापस फिर इसी स्थिति पर पहुंच जाएगा। इसे बोलते हैं चक्रीय सिद्धांत। तो चक्रीय सिद्धांत और उद्विकासी दोनों के मिक्सचर सिद्धांत को चक्रीय सिद्धांत कहा जाता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा एक ही विद्वान है जो चक्रीय और उद्विकासी दोनों है। ध्यान रखिएगा स्पेंसर क्या है, उद्विकासी है, ये प्रकार्यवादी हैं, पार्सन्स प्रकार्यवादी, दुर्खिम भी प्रकार्यवादी में आते हैं। और इनका एक सिद्धांत जो है वो उद्विकासवादी में भी आता है जबकि चक्रीय में नहीं आता। स्पेंगलर जो है, ओसवाल्ड स्पेंगलर महोदय जो हैं, ये चक्रीय में भी आते हैं, उद्विकासवादी में भी आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सभ्यताओं की तुलना जो है ऋतुओं से की है। ऋतुआं जैसे पतझड़ के बाद बारिश, इस तरीके से तमाम तरीके की ऋतुएं आती जाती हैं और फिर उसके बाद वापस होकर फिर एक क्रम के बाद दूसरा क्रम, दूसरे के बाद तीसरा आता है। इसी प्रकार से ये बताते हैं कि सभ्यताओं का भी क्या होता है, उत्थान होता है और धीरे धीरे वो क्या होता है, पतन अवस्था में जाती हैं। तो ये सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसमें कुछ प्रक्रियाएं दी हुई हैं, सामाजिक प्रक्रियाएं। पूछा हुआ है कि पहचान कीजिए जो सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, जिससे सामाजिक ढांचा चेंज हो जाता है, ऐसे सामाजिक प्रक्रियाओं का उल्लेख करना है। तो ध्यान रखिएगा, एक तो संस्कृतिकरण है, ये सामाजिक ढांचे में परिवर्तन की बात नहीं करता है।
अंतः पीढ़ीगत जो संचालन होता है यह भी जो है पूरी संरचना में परिवर्तन नहीं, अपनी पीढ़ीगत की बात करता है। आंतर पीढ़ीगत संचालन यह भी जो है पूरी संरचना की बात नहीं करता। औद्योगिकरण से संरचना में परिवर्तन आता है, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन आता है, आधुनिकीकरण की वजह से सामाजिक ढांचे में परिवर्तन आता है, और वैश्वीकरण भी सामाजिक ढांचे में परिवर्तन लाता है। तो इस प्रकार विकल्प में हो जाएगा 1, 3, 4। 1, 3, 4 जो है बी विकल्प में है, तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। आर के मर्टन के अनुसार व्यवस्था के अंगीकरण या समायोजन को कम करने वाले, ध्यान रखिएगा मर्टन ने यह सभी अवधारणाएं दी हुई हैं। मर्टन ने प्रकारवाद के संदर्भ में समालोचनात्मक व्याख्या किया है। प्रकारवाद का समालोचनात्मक व्याख्या जो है उन्होंने किया था कि कोई भी तत्व होते हैं, जो संस्कृति के तत्व होते हैं, वो इन प्रकार से होते हैं। हो सकता है वो समाज के लिए क्या कर रहे हैं, प्रकार्यात्मक, वो समाज के लिए अच्छा है, समाज को जोड़ के रखने का काम करते हैं, तो प्रकार्यात्मक। फिर वह बताते हैं कि कुछ ऐसे सांस्कृतिक तत्व होते हैं जो संस्कृति को न जोड़ते हैं न तोड़ते हैं, यथास्थिति की ओर बने हैं, उसके रहने और न रहने से न कोई नुकसान है न कोई लाभ होता है, उसे गैर प्रकार के नाम से जानते हैं। फिर बताते हैं कि संस्कृति के वे तत्व जो समाज को केवल क्या करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, वो कहलाते हैं दुष्प्रकार। जो समाज में व्यवस्था को क्या करते हैं, कम करने की बात करते हैं, वो होता है दुष्प्रकार्यात्मक। तो यहाँ कम करने की बात है तो दुष्प्रकार्यात्मक। अब ध्यान रखिएगा चौथा विकल्प बताते हैं प्रक्रियात्मक विकल्प, यानी कि कुछ सांस्कृतिक तत्व ऐसे होते हैं जो अभी वर्तमान में काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई न कोई नया विकल्प आ जाता है, प्रकारात्मक विकल्प होता है। तो यह बात सब मर्टन ने जो है सामाजिक परिवर्तन के प्रकारात्मक सिद्धांत में दिया हुआ है। जो इस प्रश्न में पूछा हुआ है कि जो व्यवस्था को कम करते हैं तो वह दुष्प्रकारात्मक होते हैं। अगर यहीं पे प्रश्न होता जो व्यवस्था को बढ़ाने में योगदान देते हैं तो प्रकार्यात्मक सही हो जाता। अगर ये पूछ देता कि जो व्यवस्था को न कम करते हैं न उसको बढ़ाने का काम करते हैं तो गैर प्रकार्यात्मक हो जाता। जब कोई सांस्कृतिक तत्व काम नहीं कर रहा है, उसकी जगह पे कोई दूसरे सांस्कृतिक तत्वों से काम लिया जाने लगा, तो उसे क्या कहते हैं, तो प्रकारात्मक विकल्प होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से हो सकता है घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाएं, तो आप लोग तैयार रहिएगा इसके लिए। अगला है निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी पुस्तक है, यहां पे ध्यान रखिएगा कई पुस्तकें लिखी हैं जिसमें मैनहीम ने ज्ञान के समाजशास्त्र, ध्यान रखिएगा हो सकता है कभी यह पूछ ले कि ज्ञान के समाजशास्त्र की विचार किसने प्रतिपादित किया है, तो प्रश्न में ही है कार्ल मैनहीम महोदय ने किया है। अब पूछा हुआ है कि किस पुस्तक में किया हुआ है, तो पुस्तकों को देख लेते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है विचारधारा का अंत, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। यह पुस्तक कार्ल मैनहीम महोदय की नहीं है, तब किसकी है ये, तो यह पुस्तक है डेनियल वेल की। छोटा सा लिख दे रहे हैं दोस्तों, डेनियल वेल। तो पहली पुस्तक जो है विचारधारा का अंत, जिसे एंड ऑफ आइडियोलॉजी कहा जाता है, डेनियल वेल की पुस्तक है। दूसरा पुस्तक जो है लिखा हुआ है हिस्ट्री का अंत, द एंड ऑफ हिस्ट्री। यह पुस्तक है फ्रांसिस फुकुयामा। तो लिख लीजिए यहां पे, फुकुयामा की पुस्तक है, तो यह भी नहीं होगा। विचारधारा और राज, आदर्श राज, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, यह पुस्तक जो है कार्ल मैनहीम महोदय की है, तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जर्मन विचारधारा, जर्मन आइडियोलॉजी, यह पुस्तक किसकी है, तो कार्ल मार्क्स की है, तो यह भी नहीं सही होगा क्योंकि पुस्तक ही सिर्फ कार्ल मैनहीम की जो है तीसरी पुस्तक, सी पुस्तक है विचारधारा, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया पुस्तक जो है कार्ल मैनहीम की, बाकी तीन पुस्तकें तो उनकी है ही नहीं है, तो विकल्प सी ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह पुस्तकें याद रखिएगा दोस्तों, सिंगल पुस्तकें पूछ लेता है कि द एंड ऑफ
आइडियोलॉजी किसकी पुस्तक है? डेनियल वेल की। द एंड ऑफ हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? तो फुकुयामा की पुस्तक है। जर्मन विचारधारा या जर्मन आइडियोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, पूर्वानुमान का ऐसा कथन जो सिद्धांत को यथार्थ से जोड़ने के प्रयास में चरों के बीच संबंधों का परीक्षण करने का आधार तैयार करता है को कहा जाता है। यह पूछ रहे हैं कि शोध में सिद्धांत निर्माण के लिए सबसे पहले जो चरों के बीच के संबंधों को जानने के लिए पूर्वानुमान लगाया जाता है या पूर्व कथन जो होता है उसे क्या कहा जाता है? यादृच्छिक प्रतिदर्श, तो यह जो है पूर्वानुमान की बात ही नहीं, यह तो प्रतिदर्श की बात है, सैंपलिंग की बात हो रही है। प्रश्नावली जो होती है वह क्वेश्चनर, ये तो डाटा संग्रहण करने की एक विधि होती है। एजप्शन भी नहीं होता दोस्तों। शोध में जो है हाइपोथेसिस बोला जाता है, जिसे परिकल्पना कहा जाता है। इसके लिए हिंदी में काल्पनिक लिखा हुआ है। तो यह सही होगा कि शोध करने से पहले क्या होता है, किसी भी शोध का एक पूर्वानुमान लगाया जाता है कि यह होगा, और यह होगा तो उसके आधार पे डाटे कलेक्ट किए जाते हैं, उसकी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की जाती है। जरूरी नहीं है कि हाइपोथेसिस आपकी सही हो सकता है रिजेक्ट भी हो जाए, आपने जो आंकड़े लाए उसके आधार पे सही भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये हो जो पूर्वानुमान का कथन होता है उसे हाइपोथेसिस कहा जाता है। हिंदी में काल्पनिक या परिकल्पना, उपकल्पना, तमाम तरीके के नाम आते हैं। इंग्लिश में केवल हाइपोथेसिस आता है, इस चीज पे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हाइपोथेसिस पूर्वानुमान का कथन कहा जाता है। अगला फिर जो है शोध से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, उस तकनीक का नाम बताइए जिसका उपयोग वास्तविक फील्ड कार्य प्रारंभ करने से पहले किया जाएगा। तो कोई भी शोध कार्य करने से पहले विभिन्न प्रकार के क्या किए जाते हैं, पूर्वावलोकन किया जाता है, पुस्तकों का पूर्वावलोकन किया जाता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, क्वेश्चनर तैयार किया जाता है, यानी डाटा संकलन की विधि तय की जाती है कि किस विधि से हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। विधि तय करने के बाद हम उस विधि का क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। कहाँ पे, जिस क्षेत्र में हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसे बोला जाता है पायलट स्टडी, यानी कि किसी भी चीज का पूर्व अध्ययन करने से पहले क्या करते हैं, हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। जैसे मैंने इंटरव्यू शेड्यूल बनाया, जिसे शेड्यूल भी कहा जाता है, इंटरव्यू शेड्यूल भी कहते हैं। तो हमारा इंटरव्यू शेड्यूल जो हम जानना चाह रहे हैं वह सही है कि नहीं, हमारे प्रश्न पूछने के तरीके सही है कि नहीं, यह सब टेस्ट करने के लिए पायलट स्टडी की जाती है। उस क्षेत्र में जाकर के विद्वानों से पूछिए और उसका आंसर लाइए। तो यह क्या किया जाता है, वास्तविक फील्ड कार्य करने से पहले ही क्या किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है। उसके आधार पे हम देखते हैं कि हमारा जो निष्कर्ष है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो हमको वास्तव में चाहिए वो डाटे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो यह बोला जाता है पायलट स्टडी। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सही तार्किक क्रम को पहचानिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष सिद्धांत में पूंजीवादी समाज समाप्त होकर समाजवादी समाज की कल्पना किए थे। तो उन्होंने कहा कि अभी का जो समाज है, 1948 ईस्वी में इनकी पुस्तक 1848 में इनकी पुस्तक आई थी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें बताते हैं कि अभी व्यक्तियों का स्वयं का अपने आप में ही क्या है, ये वह एक वर्ग है। तो इसका वास्तविक क्रम होगा अपने आप में वर्ग, फिर जब क्या होगा, वह जब अपने लिए वर्ग बनाएंगे, मतलब कि प्रत्येक समूह या प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में ही एक वर्ग बना हुआ है। जब उनको संघर्ष के लिए उत्प्रेरित किया जाएगा, यानी संघर्ष के लिए तैयार होंगे, जब उनका खुद का एक समूह होगा। अभी तो वह अलग अलग हैं, अपने लिए ही वर्ग में है। जब उन्होंने एक वर्ग तैयार कर लेंगे तब फिर क्या होगा, संघर्ष होगा, और संघर्ष होगा तो फिर क्या होगा, समाज में परिवर्तन आएगा। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या होगा, सही होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, अभी तो सभी लोग क्या हैं, अलग अलग हैं, तो वह अपने आप में वर्ग हैं। जब सभी क्या हो जाएंगे, इकट्ठा होंगे, तो वह अपने लिए वर्ग हो जाएगा।
इकट्ठा होने के बाद फिर क्या करेंगे, क्रांति करेंगे जिसे कहा जाएगा वर्ग संघर्ष, और यह वर्ग संघर्ष होगा तो क्या हो जाएगा, सामाजिक परिवर्तन होगा। ऐसी परिकल्पना किसने कहा है, कार्ल मार्क्स महोदय ने कहा है। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाने के लिए आप लोगों से बोला है दोस्तों। अभी थोड़ा सा वर्ग संघर्ष को पढ़ाया भी था, उसमें मैंने इस बात को नहीं बताया था क्योंकि यह अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में पढ़ाना है, इस वजह से इसके बारे में आप लोगों को नहीं पढ़ाया है। जल्द ही मैं उसके बारे में भी वीडियो आप लोगों को ले लाऊंगा। फिलहाल ये देख लीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए, जब व्यक्ति अलग अलग है तब उसके लिए कार्ल मार्क्स ने अपने आप में वर्ग की बात करते हैं। जब उन्हें आभास हो जाएगा कि नहीं, हमारा संघर्ष पूंजीवादी समाज के लोगों में पूंजीपति कर रहा है, तब अपने लिए क्या हो जाएंगे, वो संगठित होकर के एक वर्ग बनाएंगे। जो अभी अलग अलग हैं वह एक वर्ग का निर्माण करेंगे, तो वर्ग अपने लिए हो जाएगा। फिर जब इकट्ठे होने के बाद फिर क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे, तो वह हो जाएगा वर्ग संघर्ष। और फिर वो क्या करेंगे, वर्ग संघर्ष के बाद समाज में जो परिवर्तन आएगा उसे कहा जाएगा सामाजिक परिवर्तन। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न दोस्तों, रेंडल कॉलिंस के विश्लेषण के संदर्भ में सही विकल्प को बताइए। तो रेंडल कॉलिंस महोदय संघर्ष सिद्धांतवादी हैं। इन्होंने जो है बताया था कि परिवर्तन जो होता है वह सूक्ष्म स्तर से मध्यम स्तर और फिर मध्यम स्तर से सूक्ष्म स्तर तक जाने की प्रक्रियाएं हैं। ये बृहद स्तर की बात नहीं करते हैं दोस्तों। तो इसमें देखिए, बृहद स्तर से मध्यम स्तर की बात कर रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। सूक्ष्म स्तर से बृहद स्तर की बात कर रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। बृहद स्तर से सूक्ष्म स्तर, तो ये भी गलत। ये कहते हैं कि सूक्ष्म स्तर से परिवर्तन कहाँ होता है, मध्यम स्तर, फिर मध्यम स्तर से फिर हम कहाँ आते हैं, सूक्ष्म स्तर तक आते हैं। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न दोस्तों। तो इसमें जो है मार्टन जो है सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो ये हो जाएगा आनुभविक प्रकार्यात्मक के अंतर्गत आएंगे। आवश्यकता प्रकार्यवाद की बात करेंगे तो मेलिनोव्स्की हैं। संघर्ष के प्रकार्यवाद की बात चर्चा मैंने पहले ही बताया था। इस सामाजिक परिवर्तन का में संघर्ष के प्रकारवादी में कोजर महोदय आते हैं, तो ये हो जाएगा। पार्सन्स जो है यह विश्लेषणात्मक प्रकारवादी हैं, तो ये 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए का 4, बी का 3, सी का 2, 4 3 2 1, 4 3 2 1 जो है बी विकल्प में है। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न दोस्तों, त्रिभुजन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोगों को एकदम नया शब्द मिलेगा। यह सामाजिक शोध में कहीं प्रश्न पूछा नहीं गया है, हो सकता है आप लोगों से पूछ ले, क्योंकि सामाजिक शोध में आजकल जो है त्रिभुजन की बातें ज्यादा चर्चा की जा रही हैं। तो त्रिभुजन क्या होता है, जिसे ट्रेंगुलेशन बोला जाता है, क्या होता है, अनुसंधान की गुणात्मक विधि का एक प्रकार। तो यह नहीं है, अभी बता रहे हैं दोस्तों होता क्या है। गुणात्मक विश्लेषण का एक प्रकार यह भी नहीं है। मात्रात्मक और गुणात्मक विधियों का सम्मिश्रण, ये विकल्प सही होता है दोस्तों। गैर प्रतिभागी अवलोकन का एक प्रकार, तो यह भी नहीं होगा। होता क्या है दोस्तों, किसी भी शोध में हम जब दो विधियों का प्रयोग करके किसी आंसर को निकाल रहे हैं, दो विधि, तो इसे बोला जाता है त्रिभुजन। जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं और इन विधियों के माध्यम से हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, त्रिभुजन। एक तरीका और सुन लीजिए जिसे त्रिभुजन कहा जाएगा। हम साक्षात मतलब दो विधियों से आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं, हो सकता है हम साक्षात्कार भी ले रहे हैं, उसके साथ साथ क्या किया जा सकता है, सहभागी अवलोकन कर लें, तो यह भी क्या कहलाएगा, त्रिभुजन। यानी कि किसी भी शोध में हम दो विधियों का प्रयोग कर रहे हों तो उसे त्रिभुजन कहा जाता है। किंतु सबसे अच्छा त्रिभुजन ये माना जाता है कि हम जो डाटा इकट्ठा किए हैं वह गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों विधियों का प्रयोग करते हुए हम निष्कर्ष निकालते हैं, तो यह कहलाता है त्रिभुजन। तो यह नया प्रश्न है दोस्तों, नोट कर लीजिए, हो सकता है किसी प्रश्न में पूछ लिया जाए। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सहसंबंध अंतर विधि का उपयोग किया है।
तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यह सभी तो जो है समाजशास्त्री हैं, यह सामाजिक शोध से संबंधित नहीं है। सहसंबंध अंतर विधि, जिसे तुलनात्मक विधि कहा जाता है, तो तुलनात्मक विधि का प्रयोग जो है इमाइल दुर्खिम महोदय ने किया है, तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों, यह भी सामाजिक शोध से संबंधित है। आंकड़ों की विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी की का निहितार्थ है। रिलायबिलिटी क्या होती है, आंकड़ों की विश्वसनीयता क्या होती है, ये पूछा हुआ है। एक ही सामग्री पर अन्वेषण की एक ही विधि का उपयोग एक ही परिणाम उत्पन्न करता है। भिन्न भिन्न सामग्रियों पर अन्वेषण की भिन्न भिन्न विधियों का उपयोग एक ही परिणाम उत्पन्न करता है, यह तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। एक ही सामग्री पर अन्वेषण की एक ही विधि का उपयोग भिन्न भिन्न परिणाम, तो यह भी विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि एक ही सामग्री पर एक ही विधि का अन्वेषण करके हम जो परिणाम निकाल रहे हैं उसमें अंतर होना नहीं चाहिए। भिन्न भिन्न सामग्रियों पर अन्वेषण की एक ही विधि का उपयोग एक ही परिणाम उत्पन्न करता है, यह भी नहीं सही है। ए विकल्प सही हो जाएगा कि एक ही सामग्री एक अन्वेषण की विधि है का उपयोग करने से वही परिणाम आएगा, चाहे वह यहाँ कर रहे हो, चाहे दूसरी जगह कर रहे हो, चाहे तीसरी जगह कर रहे हो। स्थान परिवर्तन करने से कोई दिक्कत नहीं है, केवल क्या होना चाहिए, एक सामग्री का अन्वेषण की एक विधि का उपयोग करने से एक ही परिणाम आएगा, स्थान काल सापेक्ष से कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 20 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट यहीं पे पूर्ण हुआ दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के पास शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।